होगा, टेंशन मत लीजिए, सब होगा. In the meantime, let's come back to Maharashtra. Maharashtra is a very interesting subject, far more interesting than all the Bangladeshis and Pakistans and everything else in the world. और सबसे बड़ी बात क्या है महाराष्ट्र में, मैं मानता हूँ इस वक्त क्या है कि वो रिजर्वेशन का मसला जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है प्रदीप जी. बिल्कुल बिल्कुल सर. और वो मतलब आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है. कुछ ज़रा इसको ख़त्म करना चाहिए. इस वक्त सुनील व्यास जी हमारे साथ हैं, शिवसेना के. सुनील व्यास जी नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. अरे सुनील व्यास साहब ये बताएं, बाकी सारी दुनिया भी बात कर रही है, चलो उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई ओबीसी वर्सेस मराठा ये वो वगैरह वगैरह. अभी हमारे राज साहब जो हैं उधर धाराशिव में हैं, वहाँ पर कुछ घेराव वेराव की बात हो रही है. लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ. एकनाथ शिंदे साहब ने जो ये लाड़की बहना स्कीम जो इन्होंने शुरू करी है और 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन से लोगों को पेमेंट मिलनी भी शुरू हो जाएगी. सो दैट्स ए ह्यूज गेम चेंजर. मतलब उससे तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार जैसे वापस आई, क्या आपको लगता है वैसे ही एकनाथ शिंदे जी को भी उतना ही समर्थन मिलेगा यहाँ महाराष्ट्र में? सर बजाज जी नमस्कार. एक तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मेरा नाम सुशील है, सुनील नहीं. सुशील पे सुशील, माफ कीजिएगा. और आप शक्ल से भी बड़े सुशील लगते हैं, बोलते भी बड़े सुशील तरीके से. ये भी जी. देखिए, आपने जिस योजना की जिक्र की वो बहुत ही कल्याणकारी योजना है और जरूरत जिस चीज की थी उस चीज को मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आपसी विचार विमर्श करके सदन में जो बजट है उसके माध्यम से एक बजट बना करके उसको घोषित किया है. और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपने देखा होगा कि जब से इसका फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन अब तक 2 करोड़ एप्लीकेशन आ चुकी है. खाली मुंबई में हम लोग करीब 30 लाख के करीब एप्लीकेशन इसकी आई हैं. ये एक जो वर्ग है महिलाओं का और जिनको जरूरत है, जो एक पर्टिकुलर आर्थिक जो आय के जो उस वर्ग में आने वाली महिलाओं को एक आधार, एक उनको सबलता प्रदान करने के लिए, एक मजबूती प्रदान करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा लाडली बहन के माध्यम से, वो एक बहुत ही अच्छा है. उसका चुनाव का फायदा नुकसान देख करके ये नहीं किया गया, बल्कि बहनों का आत्मविश्वास महाराष्ट्र प्रदेश में किस तरह से बढ़े, जिनको जरूरतमंद बहनें अपने आत्मबल के साथ अपने पांव पे कैसे खड़ी हो सके आर्थिक रूप से, एक उनको किस तरह से सहयोग और सहकार दिया जा सके, एक भावना वो थी. ठीक है, हर चीज का राजनीति में हम है, कोई साधु संत तो है नहीं. कोई चीज काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल भी मिलेगा जनता से. और हो सकता है जी जितनी लोकप्रियता के साथ इस योजना को प्रतिसाद मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में, मुझे लगता है आने वाले अक्टूबर नवंबर की विधानसभा के चुनाव में उतनी ही मात्रा में हमको जन समर्थन भी मिलेगा मतदान के माध्यम से. क्या बात है सुशील जी, सुशील व्यास जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत, इन सब का आलोचना. नंबर 1, ये कॉन्ट्रैक्टर प्राइम चीफ मिनिस्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर चीफ मिनिस्टर है, ये असंवैधानिक घटने बाहरचा चीफ मिनिस्टर है, ये नंबर 1. और नंबर 2, संजय राउत ने कहा कि तिजोरी में पैसा नहीं है. तिजोरी छोड़ो, कटोरा में पैसा नहीं है, कटोरा में भी पैसा नहीं है, तो कहां से फुलफिल करेंगे? ये सब झूठे वादे हैं, ये सब लोगों को राजनीति पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज विद स्टेट डजंट हैव एनी मनी. सुशील व्यास जी. नाम बिहार जी, मैंने शुरुआत में ही कहा बजाज जी के प्रश्न का जवाब देते हुए कि जब 28 जून को प्रदेश का बजट घोषित किया गया तो हमारे उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने 4,600 करोड़ रुपया इस योजना के लिए ईयर मार्क करके अलग से किया. तो अगर पैसा हमारे पास नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, तो कहां से योजना हम लोग घोषित करते? योजना घोषित की, सोच समझ के किए, विचार से किए. और क्या भूतकाल में हमारे जो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं कि उनके दलों की सरकारें रही तो उन्होंने घोषणा की, तो क्या भारत सरकार के पास या तत्कालीन राज्य सरकारों के पास उतना फंड था क्या जिनकी वो घोषणा कर रहे थे? फंड तो लाया जाता है जन कल्याण, और जब वेलफेयर स्कीमें आती है तो वो वेलफेयर करना हमारा मकसद होता है, उसके लिए फंड क्रिएट करना पड़ता है और फंड होगा. फंड की कमी की वजह से ये योजना बिल्कुल कभी भी कतई बंद नहीं होगी या कमजोर नहीं होगी. नाम्बियार जी, इस बात का आत्मविश्वास और भरोसा हम पूरे महाराष्ट्र को आपके माध्यम से देना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पर सुशील जी, लाड़की बहना स्कीम तो मानते हैं, उसके लिए तो बजट एलोकेशन है, बजट में उसके लिए एलोकेशन है. लेकिन उसके बाद जो लाड़का भाऊ स्कीम जो शुरू करी है उसके लिए अभी तक एलोकेशन आई नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं.
और बजाज यहाँ जी तक कि एक सेकंड सर सुन लें, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक क्वेरी भेजी है कि भाई ये हाउ आर वी गोइंग टू फंड दिस, जरा आप बता दीजिए। अब आप बोलिए। बजाज जी, मुझे लगता है इसके बारे में भी कहीं कोई संशय है या भ्रम है, क्योंकि उसी बजट में 5,500 करोड़ रुपए का एक अलग से ईयर मार्क किया गया है युवा ट्रेनिंग के लिए, युवा प्रशिक्षण योजना। युवा प्रशिक्षण योजना को ही हम लोग पॉपुलरली कह रहे हैं लाडका भाऊ योजना। उसमें स्टाइफंड के माध्यम से 6,000, 8,000 और 12,000 रुपया, 12वीं पास को 6,000, ग्रेजुएट को 8,000 और जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 8,000 और ग्रेजुएट को 12,000, इस तरह से किया गया वो स्टाइफंड के माध्यम से। वो एक्चुअली युवा कौशल प्रशिक्षण योजना है, उसको ही एक पॉपुलरली हम लोग लाडका भाऊ कह रहे हैं। उसके लिए 5,500 करोड़ का उसी बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ। सुशील जी, उद्धव ठाकरे जी पुणे शिव संकल्प मेळावा जिस प्रकार से के वहां जब आलोचना किए, एक नंबर है कि वही कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मुल्ला मुद्दा नदी ब्लॉक, ओवरफ्लो हो रहा था, ब्लॉक्ड है, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर और आरोप डायरेक्टली एकनाथ शिंदे जी और देव फडणवीस जी पर था। खड्डा पुरुष बोल रहे क्यों? तो ये आलोचना जो कर रहे हैं डायरेक्टली कहा कि हमारा सरकार इफ वी कम बैक टू पावर ये सब जेल में जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर भी जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने वाले भी जेल में डालेंगे। तो ये एग्रेसिव तरीके से जो उद्धव ठाकरे जी ने, तो इसको कैसे देखते हो आप? क्या करप्शन हैज क्रेप्ट इनटू द सिस्टम? क्या करप्शन, कॉन्ट्रैक्टर करप्शन और ये कॉन्ट्रैक्टर का करप्शन डायरेक्टली सेम ऑफिस तक पहुंच रहा है? कैसे देखते हो ये चार्जेस को? नाम्बियार जी, हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, यस वी कैन। नाम्बियार जी, आप वकालत करते हैं, मेरे ख्याल से आप एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूं। हाँ। तो मैं जानता हूं कानून किस तरह से है। अगर कोई करप्ट व्यक्ति है तो उसको किस तरह से कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाई जा सकती है, उसका एक प्रावधान है। अब उद्धव जी क्या कह रहे हैं, उनकी हताशा, निराशा आप और हम समझ सकते हैं। सत्ता हाथ से गई है, सत्ता आने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे। 4 जून के मतदान ने जो दिखा, मतगणना ने दिखा दिया कि एक दूर तक कोई मौका उनको नहीं, जो उनको वोट मिला। आपको गणित में तो वोट ज्यादा दिख सकते हैं, 0.3% ज्यादा, पूरे महाराष्ट्र में 2 लाख वोट ही ज्यादा मिले हैं। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से आप दोनों से पूछना चाहता हूं, आप आकलन कीजिए स्वयं कि उनको जो वोट मिले, क्या परंपरागत शिवसेना को, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना की नीतियों पे मिले हुए वोट हैं, या कोई और वोट है? वो वोट मिले हैं शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को, जिसको अधिकृत रूप से इलेक्शन कमीशन ने और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना का वो जो रूप होता है, या शिवसेना का जो एक्चुअली जो क्या कहते हैं उसको, हमने रिकॉग्निशन मिला है, तो उसको मिला है। तो आज महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना को एक घोषित रूप से और एक मान्यता प्रदान रूप से पिछले लोकसभा के चुनाव में असली शिवसेना के रूप में स्थापित कर दिया है। और उन्होंने, अब जो उदय जी बोल रहे हैं वो एक महान नेता है, मैं उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी एक प्योर से हताशा, निराशा है। अगर करप्शन का मामला है तो इस देश का कानून इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि उसके द्वारा किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, उसको कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जा सकती है। सुशील व्यास जी, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जितने भी सर्वेक्षण अभी तक आए हैं महाराष्ट्र को लेकर के, वो तो बिल्कुल उसके विपरीत बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सेना और अजीत दादा पवार की जो एनसीपी है, उनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शंस में। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जी ने तो कम सीटें बताई, पहले 155 बताई थी, उसके बाद ऑफकोर्स उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज कर दिया, 225 तक ले गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 180 सीटें तो कहीं नहीं गई हैं एमवीए की। व्यास साहब, बजाज जी, उम्मीदवार को अगर हम हिंदी में संधि विच्छेद करें, उम्मीद के द्वार पे खड़ा हुआ व्यक्ति उम्मीदवार है। तो शरद पवार जी का नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में और नाना पटोले जी के नेतृत्व में तीनों दल उम्मीद लेकर के जनता के बीच में अगर खड़े हैं, और अगर अपनी हताशा, निराशा को अगर जाहिर कर दें, बता दें कि अपना आकलन कि हम इतने ही सीट तक सीमित रह जाएंगे, तो मैं समझता हूं और कम हो जाएंगे। इसलिए उनकी मजबूरी है वो बोलना, बड़े बड़े आंकड़े दिखाना। हम जो बोल रहे हैं धरातल पे, 4 जून की गणना देख लीजिए आप, पूरे महाराष्ट्र की 46.3 हमको मिला है, 46.6% उनको मिला है। पूरे महाराष्ट्र पर सिर्फ 2 लाख वोट का फर्क है।
और अगर आप भी जानते हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार आप रहे हैं, कि लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, और विशेषकर महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र से जुड़े हुए जो चीज है और उसका असर है, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि कौन कौन कहां से लड़ने वाला है, तो उसका एक अलग असर होता है। तो वो लोकसभा की आए हुए 152 सीटों की उनकी लीड और हमारी 132 तक सिमटी हुई लीड को अगर वो समझ रहे हैं कि हम वहीं तक रह जाएंगे तो हम उससे आगे बढ़ेंगे, हम उससे पीछे रहने वाले नहीं। ठीक है, उनको अपना आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं का बढ़ाना है, इसलिए उनको संख्या बढ़ा के बोलनी है। हमको जनता के कल्याण के काम करने, जनता के वेलफेयर के काम, जो पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जिस तरह से विकास की गंगा बही है, हमें कहीं दो राय नहीं नजर आती कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक बार पुनः नई सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनने जा रही है और भारी बहुमत से बनने जा रही है। सुशील व्यास जी, इनिशियली जब मनोज जरांगे पाटिल जी का एक आंदोलन चला, तभी एवरीथिंग एकनाथ शिंदे जी के काबू में था। हम लोग देख रहे थे इंटरैक्शन, एकनाथ शिंदे जी एकदम अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा था और वही से भी हो रहा था। सबको लग रहा था कि एकनाथ शिंदे जी इस चीज को ढंग से काबू में लेके आएंगे, मगर अभी तो कुछ आउट ऑफ रीच लग रहा है कि बियॉन्ड द चीफ मिनिस्टर। मनोज जरांगे पाटिल जी के जो कह रहे कि हम ओबीसी कोटा में लेके ही रहेंगे, तो एक पूरे देश में एक प्रकार से महाराष्ट्र में भुजबल साहब कुछ आंदोलन लेके चल रहा है, लक्ष्मण हाके कुछ आंदोलन लेके चल रहा है, प्रकाश अंबेडकर जी अब निकले हैं, वो आंदोलन लेके चल रहा है। तो ये काबू में कैसे आएगा? बिकॉज रिफ्लेक्स ठाणे में मीट हो गया, ठाणे में जरांगे पाटिल जी और एकनाथ शिंदे जी एक ही मंच पर घोषणा, गले मिलना और एक्सेप्ट करना, फिर ये सब क्या हो रहा है? इज इट अंडर कंट्रोल? सुशील नाम्बियार जी, ये जो आंदोलन है आरक्षण को लेकर के, आप निश्चित रहिए महाराष्ट्र में इस समय जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बिल्कुल कंट्रोल के बाहर नहीं गई है और कंट्रोल में है। जिसका जिक्र आप नई मुंबई के सभा का कर रहे हैं, जरांगे पाटिल जी को और मुख्यमंत्री जी एक स्टेज पर थे, उस स्टेज पर जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द दिए थे कि मैं मराठा आरक्षण के लिए संविधान के दायरे में कोई अति शीघ्र कोई कदम उठाऊंगा, उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा 20 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र का विशेष सत्र विधानसभा का बुलाकर एक दिवसीय उसमें पास किया गया, 10% का आरक्षण उनके लिए निश्चित किया गया, जो बाद में कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, कोर्ट ने भी उसको यथास्थिति फिलहाल रखा है। तो सवाल यह है कि सरकार एकाएक कोई काम नहीं, सरकार आरक्षण सभी वर्गों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, सभी वर्गों को विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन काम जो होगा वो संविधान के दायरे में होगा। संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई काम हो नहीं सकता। अगर हुआ तो पहले भी हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सेटिसाइड कर दिया। हम नहीं चाहते कि उसकी पुनरावृत्ति हो, कोई भी काम ऐसा हो जो नियमबद्ध हो, कानून के दायरे में हो और सारे वर्गों को जो आंदोलित हैं उनको अपना अपना हक संविधान के दायरे के अंदर मिले। लेकिन सुशील व्यास जी, हमें तो यही लग रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको और प्रदीप जी की बात बता रहा हूँ, कि एकनाथ शिंदे जी ने जिस प्रकार मनोज जरंगे पाटिल साहब से बात करी, उनके साथ वार्तालाप किया, सब कुछ किया, और उसके बाद जैसा आपने कहा एक स्पेशल सेशन बुलाया गया असेंबली का, यूनानिमसली पास किया गया कि ये आरक्षण जो है मराठा समाज को मिलना चाहिए। उम्मीद तो ये थी कि उसके बाद भाई बस हो गया, थैंक यू, अब हाथ मिलाइए, बैठिए, वेट कीजिए। अब वो भाई साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो 288 सीटों में अपने कैंडिडेट खड़े करने वाला हूँ, मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं तो किसी पे विश्वास नहीं करता, कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो असल में मराठा समाज को इंसाफ नहीं दे सकता। तो ये क्या है, क्या हो क्या रहा है? और उसके अलावा छगन भुजबल साहब कुछ बोल रहे हैं, ये छगन भुजबल साहब को अटैक कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है व्यास जी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी वर्तमान सरकार शिंदे जी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर जितने भी कदम उठाए गए वो सारी जनता के सामने बिल्कुल एकदम पारदर्शी तरीके से सामने है, और अभी भी वर्तमान राज्य सरकार कटिबद्ध है इस मुद्दे को संविधान के दायरे में निपटाने के लिए, उसको हल निकालने के लिए, पर सभी वो करते हुए किसी भी समाज के वर्ग को ऐसा नहीं लगे कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे अधिकारों पे कुठाराघात हो गया। सबको विश्वास में लेकर सबको अधिकार देने का काम हम वर्तमान सरकार कर रही है। अब रही बात जरंगे जी कि वो उनका अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, वो क्या सोचते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, पहले क्या बोलते थे हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अब वो कह रहे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, वो प्रजातंत्र के अंदर कौन चुनाव लड़ना चाहता है,
कौन नहीं लड़ना चाहता, कोई किस तरह से निर्दलीय लड़ना चाहता है, कोई किसी दल से लड़ना चाहता है, कोई 4 संख्या लड़ना चाहता है, कोई 288 पे लड़ना चाहता है, किसी पे कोई रोक नहीं लगा सकता। और वो जनता सब देख रही है, अंतोगत वह जनता प्रजातंत्र में मालिक होती है और जनता ही फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। राज ठाकरे जी ने ये कहा है आज सुबह कि हमारे पास इतने साधन होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में इतना बढ़ जाना चाहिए और पूरे देश में बढ़ जाना चाहिए कि आरक्षण की आवश्यकता ही ना पड़े, इतनी ज़्यादा नौकरियां हो जाएं कि रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े। अब उसको इंटरप्रेट किया कि ये तो एंटी मराठा रिजर्वेशन बोल दिया इन्होंने, राज ठाकरे साहब ने। तो आज की तारीख में उनका जो जहाँ पर वो होटल है धाराशिव में, उस्मानाबाद में, जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, उसको घेराव कर लिया है, वो तो वहाँ नीचे बैठे। ये क्या चल रहा है सर? ये तो ओबीसी वर्सेस मराठा, पहले क्या था, मनोज जरंगे पाटिल वर्सेस छगन भुजबल वर्सेस लक्ष्मण हाके, अब वर्सेस राज ठाकरे भी हो गया। सर ये तो तनावपूर्ण स्थिति है ना, दिस कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। व्यास जी, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि समाज में कुछ लोग जो अपना हित साधना चाहते हैं या अपने राजनीतिक सपनों को पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, वो अगर इस तरह की कोई बात करते हैं, जैसे आपने कहा धाराशिव के होटल में घेराव कर दिया है वो वगैरह वगैरह, तो इस तरह से कुछ नहीं होता। राज ठाकरे जी का एक अपना व्यू है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसका जिक्र आपने किया, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, पिछले 2.5 साल में जो ये वर्तमान सरकार शिंदे जी के नेतृत्व में है, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे समृद्धि महामार्ग हो, कोस्टल रोड हो, तमाम पूना के मेट्रो हो, औरंगाबाद के मेट्रो, तमाम कितनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो हाथ में लिए गए, हाथ ही में नहीं लिए गए, करीब करीब पूरा होने की तरफ वो अग्रसर है। और हर रोज नई नई कोई विकास की योजना बन रही है और उसके माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है। अब सवाल है, ये समस्या इतनी जटिल है कि जिसका निराकरण करने में थोड़ा समय लग रहा है। आपको ये चाहे एक ही दिन में या 24 घंटे में किसी चीज का कोई जादुई तरीके से कोई निराकरण हो, वो थोड़ा सा मुश्किल प्रजातंत्र में भी है और कानून के दायरे में भी है। हालांकि राज्य सरकार वर्तमान बहुत भरसक प्रयास कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। सुशील व्यास जी, शरद पवार जी और एकनाथ शिंदे जी का बार बार मिलना, पहले वो हुआ था कि भुजबल साहब गए थे शरद पवार जी के पास और वहां उन्होंने सिल्वर ओक में बैठे, उनसे चर्चा किया कि आप एकनाथ शिंदे जी से मिलो, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये एक हो गया। तो दूसरे दिन तीसरे दिन शरद पवार जी मिले एकनाथ शिंदे जी से। आजकल में फिर शरद पवार जी मिले एकनाथ शिंदे जी से, और तभी जब दोनों के मीटिंग चल रहे थे तो यह अफवाह चल रहा है कि अडानी के धारावी प्रोजेक्ट के लोग वहां पर मौजूद थे। तो नंबर 1 ये मौजूद थे, क्या इसमें कुछ अर्थ निकाले लोग? और दूसरा ये कि बार बार ये मिलन क्या कुछ इशारा दे रहे कि आने वाले पोस्ट पोल अलायंस होगा या प्री पोल अलायंस होगा, या कुछ इस विषय में चर्चा चल रहा है? क्या चल रहा है? बिकॉज रेगुलरली शरद पवार जी जाके वर्षा में उनसे मिलना ये लोगों एक चर्चा का विषय बन गया है। नामबियार जी, महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति है कि विचारधारा अपनी जगह पे है, व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह पे है। शरद पवार जी का एकनाथ राव जी शिंदे से मिलना, शरद पवार जी से भुजबल जी का मिलना, ये उन्होंने घोषित रूप से पब्लिक के सामने कहा कि हम किस मकसद से मिले, उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। वो अलग अलग विषयों को लेकर के मिले, उनकी कोई अपनी एक योजना है उसके बारे में चर्चा की। और मान लीजिए आप जो कह रहे हैं उस तरह की अगर कोई बात होती तो ये कोई छुप के नहीं रहती। आजकल के जो जमाना है और विशेषकर आपका मीडिया का जो जमाना है, उसमें कोई चीज इतनी छुप कर रह नहीं सकती। अगर कोई चीज होगी तो जनता के सामने आएगी और प्री पोल पोस्ट पोल सारी चीजें आपके सामने, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चित रहिए। और जो अडानी के लोग मौजूद थे, बिकॉज बहुत चर्चा चल रही है, आज सवेरे संजय राउत ने मीटिंग लेके इस प्रकार से घोषणा भी किया था कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अडानी विल नॉट बी देयर, हम अडानी को निकाल के रहेंगे, इफ वी कम बैक टू पावर अडानी विल बी नॉट देयर। और क्लियर कट ये मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए उन्होंने क्लियर कट अपना स्टैंड दे दिया कि इनडायरेक्टली, बिकॉज चर्चा चल रही थी, अडानी के लोग और स्पेशली धारावी प्रोजेक्ट से कनेक्टेड अडानी के लोग इस मीटिंग के अगल बगल थे। सुशील व्यास जी, अब संजय राउत जी पे कोई बयान देना या उनकी बात पे कोई रिएक्ट करना, मैं समझता हूँ किसी समझदार व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन काम है। उनको तो रोज सुबह 9 बजे कुछ न कुछ बोलना है, इसलिए उन्होंने बोल दिया। और ऐसी बात अगर है
तो आज की तारीख में मान लीजिए एकनाथ राव जी शिंदे से उनकी अनबन है, शरद पवार जी के तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं, जाकर के फोन उठाते हैं, जाकर के सिल्वर ओक में पूछ लेते कि पवार साहब आप मिले तो उस समय कौन कौन वहां मौजूद था। जो हमने टीवी में देखा, जब पवार साहब एकनाथ राव जी शिंदे से मिले तो उस समय प्रतिभा ताई, शरद पवार जी और एकनाथ राव जी शिंदे के पीए जो बुके हाथ में लेकर के पीछे रखने का काम किए, इतने ही लोग फ्रेम में दिख रहे थे, इसके अलावा हमें वहां कोई नजर नहीं आया। सुशील व्यास जी, दूसरा है कि जिस प्रकार से असली उत्तराधिकारी उद्धव यूबीटी का कहता है कि असली उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे जी के हम हैं, और मगर आज प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि एज पर इलेक्शन रिजल्ट्स और एज पर एकनाथ शिंदे जी परफॉर्मेंस असली वारिस और असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे जी का है। ये क्या प्रकाश अंबेडकर जी का ये स्टडीड तरीके से कहना, बोले कि उनके परफॉर्मेंस देखो, उनके वोट शेयर देखो, उन्होंने कितना हासिल किया उस चीज को देखो, ही सीम्स टू बी द राइट सेना, ही सीम्स टू बी द ओरिजिनल शिवसेना, इसको कैसे देखते हो आप प्रकाश अंबेडकर स्टेटमेंट को? नाम्बियार जी, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि जो 4 जून को मतगणना हुई, अगर उसको हम एनालिसिस करें गहराई से तो आप देखेंगे कि एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में जो पार्टी है उसको जो वोट मिले हैं वो शिवसेना के परंपरागत जो ट्रेडिशनल वोट जिसको कहते हैं वो मिले हैं। अब रही बात उद्धव जी ठाकरे को जो वोट मिले हैं, सीट ठीक है उन्होंने ज्यादा जीती है, लेकिन वो जो वोट मिले अगर कांग्रेस और अजय शरद पवार जी की पार्टी उनके साथ नहीं होती तो परंपरागत ट्रेडिशनल शिवसेना के वोट कितने मिले वो ईमानदारी के साथ बता दें। निश्चित रूप से अगर जब ये सच्चाई है तो वो असली शिवसेना कौन सी है अब जनता के सामने है। एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता को एक विश्वास पात्र शिवसैनिक मिला है और वो शिवसेना को आगे बढ़ा सकते हैं, माननीय बाला साहब ठाकरे के सपनों और उनकी विचारधारा को मजबूती से आगे ले जा सकते हैं, तो एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी ले जा सकती है। यह महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में मतदान के माध्यम से एक बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो आपके मुताबिक लोकसभा के अंदर जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो दैट्स एन एबरेशन, वो मतलब वो रिपीट नहीं होंगे असेंबली में, कि भारतीय जनता पार्टी जिसको 23 सीटें मिली थी लोकसभा में वो सिर्फ कितनी 9 पर रह गई, तो वो मतलब रिवर्स हो जाएगा आगे जाकर के, आप ये कहना चाह रहे हैं? राजीव जी, मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, लेकिन ये आत्मविश्वास है उस बदौलत पे कि जो हमने जनता के हित में जन कल्याणकारी काम जो किए, जिनकी मैंने एक लिस्ट आपको बताई अभी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिनका लाडली बहना वगैरह जो ये योजना जो चल रही है लगातार, किसानों के लिए जो लगातार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी अलग अलग इलाकों में जाकर के जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो देख करके जो जनता का वापस प्रत्युत्तर मिल रहा है, जो उनका हमें विश्वास मिल रहा है, कहीं दो राय नहीं है, कहीं आत्मविश्वास हमारा डगमगा नहीं रहा है कि आने वाले अक्टूबर नवंबर में हम पुनः बहुमत के साथ राज्य सरकार का वो बनाने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि सेंट्रल पार्क एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक प्रोजेक्ट है मुंबईकर्स के लिए, इट्स द लंग्स ऑफ मुंबई, एकनाथ शिंदे जी ने कहा, एंड अटैचिंग द कोस्टल रोड और महालक्ष्मी रेस कोर्स को जोड़ के हम मुंबई के टोटल जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली और जो कार्बन फुटप्रिंट को खत्म करके एक जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे मुंबई का, एंड मुंबई विल बी वेरी वेरी ऑक्सीजन रिच आफ्टर द सेंट्रल पार्क जो होगा। लंदन के उन्होंने उदाहरण दिए, यूएस के उन्होंने उदाहरण दिए, बट आदित्य ठाकरे बार बार लेटर लिखकर आलोचना कर कि दिस उंटल बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस सीएम बिल्ड द टोटली पूरे करप्शन से ग्रसित है ये सेंट्रल पार्क का स्कीम। तो कैसे आप देखते हो, हाउ बेनिफिशियल इट फॉर मुंबई एंड हाउ यू टेक क्रिटिसिज्म ऑफ आदित्य ठाकरे? अब करीब 130 एकड़ की जमीन पर हरियाली से भरा भरपूर अगर कोई ग्रीन पार्क बनाना और भारत की मुंबई की आबो हवा को और ग्रीनरी को बढ़ावा देना अगर कोई तरह से गलत काम है तो निश्चित रूप से वो गलत काम वर्तमान राज्य सरकार शिंदे जी के नेतृत्व में कर रही है। लेकिन सवाल आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया, आपको मैं बता दूं, हाजी अली पे जो रेस कोर्स है उससे सिर्फ आधा किलोमीटर आप दूर चले जाएं तो वर्ली विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो नेताजी निर्वाचित होके आते हैं। और पिछले लोकसभा में आपने देखा जो 50,000 की लीड से वो 2019 में जीते, वो लीड जब अरविंद सावंत जी उनके उम्मीदवार जीत के आए मात्र 6,300 वोट की रह गई, वो उनको चिंतित कर रही है। तो कहीं न कहीं उनको इस तरह के बयान देना, इस तरह के आरोप लगाना जो अनर्गल है, आधारहीन है, जरूरी हो गया है।
वो जनता के बीच में चर्चित रूप में रहना उनके लिए मजबूरी हो गया है। अन्यथा ये धरातल से पकड़ के बात नहीं है, सत्य को पकड़ के नहीं है। आज वहां पे निश्चित रूप से जो रेस कोर्स का पार्ट है उसको जमीन वापस अधिकृत करके वहां पे महाराष्ट्र सरकार एक बहुत अच्छा पार्क बनाने जा रही है, जिससे एक पर्यावरण को एक बहुत अच्छा मजबूती प्रदान मिलेगी, हरियाली वहां पे आएगी और इस शहर के नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल वहां अगर ऐसा बन जाता तो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज होगी। इट विल राइवल द सेंट्रल पार्क। निश्चित रहिए, निश्चित आई होप इट हैपेंस, आई रियली होप इट हैपेंस। लेकिन वो करने के पहले आपके ऊपर एक और सवाल है सर। अगर आपको पर्यावरण से इतना ही प्रेम है तो आरए के पीछे क्यों पड़े हैं सर? आरए फॉरेस्ट में न जाने कितने पेड़ आपने काट दिए हैं। वो मेट्रो 3 का जो वहां पे कार शेड बनाया है उसको लेकर के जंगल का जंगल काट दिया है। अगर पर्यावरण से इतनी ही मोहब्बत थी तो उसको कांजूर मार्ग में लगा देते। और ये बड़ा अजीबोगरीब मसला है, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी वापस पावर में आते हैं, कांजूर मार्ग में जिस शख्स ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आया था उन्होंने एकदम विड्रॉ कर लिया। और अभी भी मेट्रो में आप मतलब इतने पेड़ काट चुके हैं वहां पर सर, क्या कर रहे हैं आप व्यास साहब? बजाज जी, जहां तक मेरी जानकारी है ये पेड़ की कटाई वगैरह जो है वो काफी पहले हो चुकी थी। जो कांजूर मार्ग का निर्णय हुआ उसके बाद ये मामला न्याय प्रविष्ट अभी हुई है, पिछले मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं में हुई, लेकिन किसकी देखरेख में हुई, किसकी जानकारी में हुई? आपकी देखरेख में, आपकी सरकार के आने के बाद, आपकी सरकार के आने के बाद। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस जैसे उस मैटर में आपने कहा ये न्याय प्रविष्ट हो गया था, इसमें उच्च न्यायालय तक मामला चला गया। अब चूंकि जो चीज न्यायालय में चली गई, न्याय प्रविष्ट हो गई और न्याय के माध्यम से अगर कोई ऑर्डर के माध्यम से अगर कोई चीज क्रियान्वित हुई है तो उसका हमें थोड़ा सी जानकारी लेनी होगी, तभी मैं उस बारे में, अदरवाइज कोर्ट की ऑर्डर के ऊपर कुछ कहना, प्रदीप जी और आप दोनों जानते हैं, जिम्मेदारी गैर जिम्मेदाराना बात होगी। प्रदीप जी, ना जिस प्रकार से अभी हाउ डू यू सी डेवलपमेंट, एक मोड है नागपुर से गोवा हाईवे, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी प्लान करती है एंड ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। फिर वाधावन पोर्ट है, वहां पर डेवलपमेंट है, 1 करोड़ जॉब्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा। वहां पर भी कुछ समस्या मीन्स लोगों के आंदोलन और विरोध करना उस प्रोजेक्ट को। तो एक है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब जगह हो रहा है, बट एट द सेम टाइम विद्रोह हो रहा है एंड विरोध हो रहा है। तो हाउ डू यू सी डेवलपमेंट, बिकॉज दीज आर वेरी जबरदस्त प्रोजेक्ट है, वाधावन पोर्ट हो या जिस प्रकार से ये हाईवे बन रहा नागपुर गोवा, हाउ डू यू सी शिंदे जी गोइंग टू हैंडल दैट? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि कोई भी योजना की जब घोषणा होती है तो काफी इन हाउस विचार होता है, उस पर विचार विमर्श होकर के ही कोई चीज आगे बढ़ती है। नागपुर गोवा महामार्ग जो बनने जा रहा है वो एक गेम चेंजर होगा महाराष्ट्र के लिए। दूसरी बात, वाधवन पोर्ट जिसका आपने जिक्र किया, 76,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और ये पालघर और डहाणू के बीच में ये बनने जा रहा है। आप समझ लीजिए कि ये विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का 5वें नंबर का बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, जहां पे 2 करोड़ 32 लाख कंटेनर का आवागमन होगा। और वहां के पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना वहां ये विकास का काम होगा। वहां पे कितने रोजगार, जिनकी संख्या का जिक्र आपने किया, मेरे पास वो संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर रोजगार वहां पर निर्मित होगा। रही बात विरोध की, देखिए कोई भी विकास का काम होता है स्थानीय मुद्दे स्तर पर पे थोड़ा बहुत वहां के नागरिकों को वे विरोध शुरुआत में झेलना हमको पड़ता है, लेकिन उनको बाद में विश्वास में लेके उनको समझाया जाएगा किस तरह से ये देश के लिए और प्रदेश के लिए और वहां के स्थानीय लोगों के लिए हित में है और इसको आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि वाधवन पोर्ट भी बनेगा और नागपुर गोवा महामार्ग भी बनेगा। क्या बात है साहब। सुशील व्यास जी, उसी तरीके से जिस तरीके से केरल में वायनाड के लोगों को कन्विंस कर दिया गया कि आसपास की जो डेवलपमेंट है आपके लिए बहुत अच्छी है, गाडगिल कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद आज वहां पर तकरीबन 600 लोगों के मरने की खबर है। पर्यावरण के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो पर्यावरण कभी ना कभी अपनी कीमत लेके ही छोड़ेगा। तो जैसे एमएनएस के लोग कह रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग कह रहे हैं कि आपको हमेशा अगर ऑयल रिफाइनरी बनानी हो तो भी आपको कोंकण दिखता है, इतना बड़ा पोर्ट बनाना हो आपको जिससे सबको मालूम है कि
कि वहां पर्यावरण को क्षति नहीं होगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तब भी आपको कुंभकर्ण दिखता है। आप इसको गुजरात में क्यों नहीं मनाते, कहीं और क्यों नहीं मनाते? ऐसा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है। और वायनाड में जो अभी डिजास्टर हुआ है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं पर भी आए उसको फूक फूक के चलना चाहिए। व्यास साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपकी बात से, जहां तक वायनाड का सवाल है, पूर्ण रूप से सहमत हूं। और वहां जो अभी जो रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से विस्तृत जानकारी हाथ में आ रही है, निश्चित रूप से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ। वो वहां पे इंक्रोचमेंट जो हुआ, अगर उसको समय रहते रोक दिया गया होता तो आज का दिन हमको ये नहीं देखना पड़ता वहां। अब रही बात वाडवान पोर्ट की, तो वाडवान पोर्ट का आपको बताऊं, बजाज साहब डीपीआर कब बना? या एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार ने डीपीआर बनाया, या देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने डीपीआर बनाया? ये डीपीआर बना था 1996 की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की उस जमाने में। और उसके बाद लगातार उसके ऊपर विकास होता रहा, रिपोर्ट बनती रही, चर्चाएं चलती रही, लोगों को, स्थानीय लोगों से विचार में एक, यहाँ तक कि एक बार बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को खुद को भेजा जनता से, वहां के लोकल स्थानीय जनता से बात करने के लिए, वो भी गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक अचानक कोई चीज हुई। वहां के तमाम कोई निर्णय सरकार लेती है तो वो कोई आत्मघाती निर्णय नहीं लेगी, वो विकास को ध्यान में रखेगी, पर्यावरण को भी ध्यान में रखेगी, स्थानीय जनता की सुरक्षा को भी ध्यान में रखेगी। सर, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कमीशन की रिपोर्ट है, गाडगिल कमीशन रिपोर्ट। प्रोफेसर गाडगिल यही मुंबई यूनिवर्सिटी के हुआ करते थे, उनको बनाया गया था हेड ऑफ एन एनवायरनमेंट कमीशन टू लुक एट द वेस्टर्न घाट्स। उन्होंने ये कहा है कि जो पूरा वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जगह है और वहां पर डेवलपमेंट जो है वो फूक फूक कर करिए, क्योंकि वो हिल्स जो हैं वो नॉर्मल हिल्स नहीं हैं। वहाँ की जो मिट्टी है बहुत जल्दी सरक जाती है। वही अब केरल में देखने को मिल रहा है। ये दूसरी बार हुआ है केरल में सर, 4 साल पहले भी इसी तरीके से हुआ था। फ्लड्स आ गए थे, बहुत लोग मर गए थे। इसी तरीके से केरल में दोबारा हुआ है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में, थोड़ा बहुत गोवा में, ज़्यादातर महाराष्ट्र की जो कोस्ट लाइन है वहाँ से जाकर के केरल तक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिंदे सरकार उस गाडगिल कमीशन रिपोर्ट को दोबारा देखेगी, क्योंकि उसको रिजेक्ट किया गया था। इसलिए रिजेक्ट किया गया था कि ये एनवायरनमेंट के प्रति कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल है, टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये कहा गया था। लेकिन अभी गाडगिल कमीशन ने जो चेतावनी दी थी वो हमारे सामने है सर। एनवायरनमेंट का इफेक्ट एकदम नहीं आता है, 10 साल के बाद आता है, कभी कभी 15 साल के बाद आता है। तो उन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मानता हूं अगर आज की तारीख में वाडवन में पोर्ट बन गया, पालघर में ज़बरदस्त, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को क्या मिलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो तो सर 10 के 15 साल के बाद जाके मालूम पड़ेगा। अब बताएं आप। नहीं, बजाज जी, जहां तक गाडगिल कमीशन की रिपोर्ट है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। वो बिल्कुल सारी चीजों को ध्यान में रख करके, प्रिकॉशंस लेकर के भी कोई योजना को बनाना चाहिए, वो आगे चल करके आत्मघाती साबित न हो। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ने जो जो योजनाओं को लागू करने की कोशिश की है या जिनका घोषणा की है, वो सारी डीपीआर बना करके, विस्तृत रूप से विशेषज्ञों को बुला करके उनके साथ कई राउंड में बैठक करके फिर किया गया है। और ये बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण को कहीं भी क्षति न पहुंचे, स्थानीय लोगों के कहीं भी भविष्य खतरे में ना आए, और उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और फिर भी अगर कोई चीज ऐसी है तो आप निश्चिंत रहिए कि वर्तमान सरकार कोई भी तरह से पर्यावरण और स्थानीय नागरिकों की असुरक्षा को मद्देनजर कोई भी कदम नहीं उठाएगी, कोई भी योजना ऐसी नहीं लाएगी। आई एग्री विद यू। एनीवे इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट। अभी तो उसकी एनवायरनमेंट रिपोर्ट आने वाली है, उसकी ना जाने क्या कुछ आएगा। अभी इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। कल तो शुरू होने वाला नहीं है जी। नो, आई वांटेड टू आस्क यू, आज सामना में व्यास जी, सामना में जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि द चीफ सीजेआई ये 3 साल से तारीख पे तारीख दे रहे हैं, which can be decided probably in a few days। 4 दिन में शायद वो कर सकते थे अगर वो the will to do it। क्या उनके ग्रैंडसन जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तब निर्णय होगा? तो सामना was very critical of the Supreme Court। Now do you think this is right and how do you see the political atmosphere जिस प्रकार से बन रहा है?
हाउ डू यू सी एंटायर जो सामना ने क्रिटिसिज्म किया है द सुप्रीम कोर्ट, हाउ डू यू सी दैट In this particular case. Yes, in this particular case. Name and symbol. Yes, yes. जी. नामबिहार जी, आप और हम दोनों कानून की रोटी खाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो वहां पे चल रही है पेंडिंग मैटर के बारे में सार्वजनिक सामना ने क्या काम, मैंने आपसे कहा वो हताशा निराशा है, वो मुखपत्र है, वो जो निराश लोगों का जो अपनी बात को मुखपत्र के माध्यम से रोज परोसते हैं जनता के सामने, उनके बारे में कोई रिमार्क देना वो ठीक नहीं होगा। वो और वो मेरे को लगता है कि वो अनादर होगा न्यायपालिका। लेकिन फिर भी जो प्रदीप जी ने पूछा, बाप छोड़ पार्टी छोड़, एक सेकंड सर, आप खुद एडवोकेट हैं, आपको लगता नहीं है कि हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं उनको जितना जल्दी हो सके निर्णय लेना चाहिए? आपको लगता नहीं है सर? राजीव जी, इसीलिए 1 जुलाई 2024 से वर्तमान केंद्र सरकार ने नए कानून लाए हैं। आपको याद हो गए इंडियन पेन सर, आपको याद होगा? मैंने कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है, नेसेसिटीज मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है। सर काफी जजेस को याद नहीं है, जजेस तक को याद नहीं, वो किसी नहीं हो सकते, क्योंकि वो समय है, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहे बजाज जी, मैं बताऊं कि 1 जुलाई 2024 के पहले के जितने भी केसेस पेंडिंग है वो तो चलेंगे पुराने कानून पे। 1 जुलाई 2024 के बाद कोई भी FIR लॉन्च होगा, उसकी ट्रायल चलेगी नए कानून में। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों को और जजों को दोनों कानून मद्देनजर रख करके आगे बढ़ना होगा। बेस्ट ऑफ लक सर। मोदी साहब कह रहे हैं वी नीड टू रिमूव द स्लेव मेंटल, जो एक इमेजेस ऑफ द पास्ट, जो बोलते हैं इंपीरियल पास्ट, अभी तक ब्रिटिश के जमाने के कानून और यहां पर चल रहे हैं, वी नीड अ चेंज। At least somebody had the guts. If you see the other way, and we always been talking about that, जो पुराने so maybe we should change the address of the courts as well. We should change from your honor to simple sir, your honor, most of them have been talking about it. Your lordship. Why do we have to say that? Your lordship का क्या मतलब हो यार हिंदुस्तान में? बजाज जी, कई जजों ने, ये प्रथा है, कोई कानून नहीं है, ये कोई किसी की कानून की किताब में नहीं लिखा है कि आपको कोर्ट को योर ऑनर या लॉर्डशिप या योर लेडीशिप एड्रेस करना। ये हमारा सम्मान है उनके प्रति जो जज के रूप में बैठा है उसके लिए। किसी जज ने नहीं कहा, यहाँ तक कि कई जजों ने इतिहास गवाह है, कहा है कि प्लीज डोंट एड्रेस अस लाइक दैट, जैसे सर या योर ऑनर। तो ये हमारा सम्मान है उनके प्रति जो बैठे हुए न्यायपालिका में। ये कोई कानून नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ लॉ हुआ है, के पिता चोरी कर लिया, पार्टी चोरी नहीं, वो एक्सटेंशन थे, उनका जवाब दे दिया। वो उद्धव जी का रोना वही है कि पिताजी को छोड़ लिया, पार्टी को छोड़ लिया, यानी बाप को भी चोरी किया आपने, पार्टी को भी चोरी किया, सिंबल को उसका जवाब जनता ने लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह से दिया है। और उसका जवाब क्या है सर? 9 सीटें जीत के आए हैं नए सिंबल के साथ, नए चुनाव चिन्ह के साथ। अच्छा, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं आपके चैनल पे उनको, कि वो अपने नाम से शरद पवार और कांग्रेस के चिन्ह को समर्थन को साइड में रखें और एकनाथ राव जी के सामने 1 to 1 आ जाएं, फिर देखें कितना वोट किसको मिलता है। तो उन्होंने सामने से कहा एकनाथ शिंदे साहब को बोलिए छोड़ दें। अगर एकनाथ शिंदे साहब अगर देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी और अजीत दादा पवार की एनसीपी को छोड़ने को तैयार हैं, तो उद्धव ठाकरे भी शरद पवार जी और कांग्रेस को छोड़ देंगे। ऐसी क्या बात है राजीव जी? वो तो 1 to 1 होता है ना सर। नहीं, ये क्या आपसे बता रहा हूँ मैं। नहीं, तो आप मानते हो ना कि वो जो वोट लाए हैं कांग्रेस अगर साथ में नहीं होते तो नहीं। लोकसभा की चुनाव, सर मैंने बहुत चुनाव कवर किए हैं सर, न जाने कितने चुनाव मैंने कवर किए हैं। 1982 से मैं पत्रकार हूं, मैं आपको बता रहा हूं लोकसभा का लॉजिक अलग होता है। लोकसभा में वोटों की गिनती भी अलग होती है, लोकसभा में वोट भी अलग पड़ते हैं, वो असेंबली के अंदर रिपीट नहीं होता सर। बस आपने अपने प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। मैं मानता हूं खुद नहीं सर, मैं मानता हूं। देखिए, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा आपने ही जवाब दे दिया उसका। सर मैं मानता हूं, उसमें कोई दो नो डाउट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग प्रकाश अंबेडकर इसको तारीफ कर रहा है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी परफॉर्म एंड ही हैज नॉट लेफ्ट एनी अपॉर्चुनिटी। फ्लड हिट कहीं पुणे में है, कभी विदर्भ में है, कभी रात में पहुंचते, कभी सवेरे पहुंच जाते हैं, और पहाड़ चढ़ने में, पहाड़ चढ़ के आज भी देख लो, आज भी बाढ़ ग्रसित इलाकों में गए हैं भाई, और वहां स्पॉट में पहुंच जाते खुद।
with great respect to both of you, can I say Yes. the present chief minister is not offline chief, online chief minister. He's offline chief minister. He That's goes right. to the site. He is on the ground. Zero पे पहले पहुंचते हैं. Today also he was to be there in Delhi to meet Prime Minister, He but will he go. went to the site. He तो ये went उनका to the कमिटमेंट flooded है जनता के areas. प्रति. Correct. This is the commitment which he is having, Absolutely correct. and that लेकिन will एक deliver. चीज याद रख लीजिए सर, एक चीज आप भी याद रख लीजिए, जो आपको वोट पड़ा है ना, वो तीर कमान पे पड़ा है, तीर कमान पे पड़ा है सर, याद रख लीजिए. अब मैं क्या तीर बोलने जा कमान रहा हूँ हमारी आपको भी कुछ- मालूम है. हमारी क्वालिफिकेशन थी, इसलिए तीर कमान हमें मिला. चलिए, योग्य All व्यक्ति the को best, मिलता sir. है, अयोग्य व्यक्ति को नहीं मिलता है. सुशील व्यास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मेरी आपसे मुलाकात पहली बार हो रही है, प्रदीप जी तो आपको मिल रहे हैं बार बार. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बड़ी खुशी हुई आप लोगों से बात करके. ग्रेट प्लेजर टॉकिंग Thank टू you. यू. जय सिया राम, Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. और जय भवानी, जय शिवाजी. और बाय द वे व्यास साहब, आज महाराष्ट्र में श्रावण का पहला दिन है, पहला सोमवार है. आपको महाराष्ट्र के श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ओम नमः धन्यवाद. शिवाय, हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. वैसे हमारा तीसरा सोमवार है. सर- हम तो उत्तर भारत से बिलोंग करते सर हैं. आप तो हमारा यूपी तीसरा वाले हो गए ना, सोमवार है. आप तो यूपी वाले हो गए. हम तो महाराष्ट्र के हैं सर, हम तो नहीं। महाराष्ट्रियन हैं. मैं तो राजस्थान में नहीं हूँ, तो महाराष्ट्र का ही, लेकिन मेरे पुश्तैनी शहर जी। राजस्थान में है. राजस्थान. नमस्कार. तो आप उज्जैन का पंचांग फॉलो करते हैं, उज्जैन का क्या हाँ जी, हरिद्वार हाँ का? जी, हाँ जी. उज्जैन का. चलिए, वो उत्तर भारत में जो भी चलता है उतनी नॉलेज मेरे नहीं है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ. अरे क्या लेकिन बात हमारा है. तीसरा नाम है सोमवार है. व्यास और बोल रहे हैं मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, ये क्या हो गया? चलिए देखिए, ईमानदारी से अपनी बात को कह देना, ये मेरी बात है. चलिए सर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. नमस्कार. But it is absolutely true, Pradeep ji. The fact remains that as far as the Lok Sabha elections are concerned, Uddhav ji got the advantage of a huge Muslim vote. Now the minority vote is concentrated in Maharashtra. So which means maybe in a couple of assembly segments. एक लोकसभा में सर 4 से 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं. वो बाकी 4 असेंबली सेगमेंट्स में वो मुस्लिम वोट नहीं है, माइनॉरिटी वोट नहीं है. तो वहां पर उद्धव जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझको ऐसा लगता है. And the other way, if you look at it, has Shinde performed or not? His performance is, I'll say, a distinction. He's performed beyond any CM can perform. Where work is concerned, he has not given one opportunity for everybody to point a finger at him. I No. agree with you, Pradeep ji, but the only thing is He has that caught the bull by the horns as we and have he has seen, performed. Pradeep ji, as we have seen, performance usually is not the only criteria for winning elections. Usually, performance counts, but it all depends upon एक the चीज kind है of कि subjects. आप वारिस हो और नहीं परफॉर्म करते. एक चीज है आपने हासिल किया और आप परफॉर्म कर रहे हैं. सर मेरा ये It मानना depends है, that leadership counts. सर, Leadership of a leader. मेरा ये मानना है, आज की तारीख में वी आर इन अगस्त, आज 5 अगस्त है. चुनाव होंगे अक्टूबर में या नवंबर में. वहां पर कौन सा सबसे बड़ा इशू आता है बाहर, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि कौन जीत रहा है. हो सकता है कि जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, जो अभी अभी अंबेडकर साहब ने कहा कि आप इंतजार करिए, टेंशन मत लीजिए, आतंकवाद को ठीक ठाक तरीके से जवाब दिया जाएगा. सो दैट इज वन सब्जेक्ट विच वर्क्स इवन इन अ कॉर्पोरेशन इलेक्शन, याद रख लीजिए. और वो अगर मोदी जी ने कर दिया, उसके बाद सिचुएशन और इक्वेशन दोनों बदल जाएगी. No, the other way of talking about is बाप छोड़ लिया, party छोड़ लिया. सर वो एक बार it worked once. It worked once, and then you have to perform. Yeah. मैंने हासिल कर लिया, I inherited a huge amount of wealth, and if I don't perform, I mean, it will not stay with me forever. So the onus is on Mr. Uddhav Thackeray. Yes. And the rest of the MVA. बिल्कुल सर. And at the moment with us, also